नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, मैथ में कल की तरह फिर लेके आ गए हैं टॉप 20 क्वेश्चन। कल देखें बहुत बच्चे कमेंट किए थे, बहुत बढ़िया लगा क्वेश्चन। वो लोग कह रहे हैं सर जी ऐसे ही क्वेश्चन लगाइए, तो फिर आ गए हैं दोस्तों एकदम गर्दा उड़ाने टॉप 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस और जो दिल्ली पुलिस है। आप दोस्तों अगर इतना पढ़ लोगे तो आपका निकल जाएगा, हमारी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एकदम मिस क्वेश्चन है, एकदम मिश्रण है, समझ लीजिए। हाँ, हर चैप्टर से ही एक दो क्वेश्चन उठा लिए हैं और एकदम स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में दोस्तों ग्रुप डी लेवल की जो वैकेंसी है, ग्रुप डी और सी के, चाहे यूपीएसआई लेखपाल के अगर पेपर में जो मैथ पूछा गया है दोस्तों, तो वो पुलिस यूपी पुलिस में पूछने का चांस फिट बैठेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम उठा लिए हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट किया जाए, चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, एक व्यक्ति को 10.20 रुपये प्रति किलो और 14.40 रुपये प्रति किलो के चावल किस अनुपात में मिलाने चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस सवाल पूछा जाए, अभी कल की क्लास में ऐसे एक सवाल शायद आया था, तो आपको कैसे लगाना है दोस्तों? एलिगेशन नियम। कौन नियम लगाना है दोस्तों? एलिगेशन नियम। तो एलिगेशन नियम लगाओगे। एलिगेशन नियम में क्या रहता है? मात्रक समान होना चाहिए। जैसे देखिए, एक का है रुपए में प्रति किलो है, ये देखा ये भी रुपए में प्रति किलो है, ये दोनों का मिश्रण का है 12.60 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, तो इनका जो है मात्रक समान होना चाहिए। जैसे 1 किलो है, 1 किलो है, ये भी किलो, ये रुपए, ये रुपए, ये भी रुपए, ये नहीं ये रुपए, ये रुपए, ये पैसा होगा, तब नहीं, पैसे को रुपए में चेंज करना पड़ेगा। जैसे 1 ग्राम में 1 ग्राम में, ये भी ग्राम में होना चाहिए। मतलब एलिगेशन नियम वहीं लगेगा दोस्तों जहां मात्रक समान होगा। तो देखिए पहला और देखिए दूसरा। पहला कितना है? 10.20 और ये कितना है दोस्तों? 14.40 और दोनों कितना है? मिश्रण कितना है? 12.60। अब बात समझिएगा, 12.60। अब थोड़ा दोस्तों ये समझिएगा, जो एलिगेशन नियम लगता है ना, जैसे आप लोग के यहाँ बता दें, जो एलिगेशन नियम लगता है, जैसे पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये जैसे ए हो गया बी, ए हो गया सी। अगर हम इसको ऐसे घटा रहे हैं ए माइनस सी, देखिएगा ऐसे तिक्का तिक्का घटाया जाता है। अगर इसको हम ए माइनस सी लिख रहे हैं, ये जाहिर सी बात है तो सी माइनस बी होगा। ठीक है, सी माइनस बी होगा। अगर ए बड़ा है तो ए छोटा होगा, ए मध्यम होगा। अगर ए बड़ा है तो ए छोटा होगा, ए मध्यम होगा। तो हमेशा जो ये वाला पार्ट रहता है हमेशा किस में रहता है दोस्तों? मध्य में रहता है। तो अगर इसको हम लिख रहे हैं दोस्तों ऐसे, इसको लिख रहे हैं सी माइनस ए लिख रहे हैं, ये जाहिर सी बात है, तो ये जाहिर सी बात देखिए, अगर सी माइनस ए लिख रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है बी माइनस सी होगा। ठीक है, एलिगेशन नियम का मतलब ही होता है अगर बड़े में छोटे घटाना होता है। देखिए 10.20 है, 14.40 है, 12.60। देखिए ए इससे बड़ा है, जाहिर सी बात है छोटा होगा। अगर ए वाला बड़ा होता तो ए वाला छोटा होता। ठीक है, तो चलिए देखिए तिक्का तिक्का घटा दीजिए। ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी 1 0 है, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी 1 0 है, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी 1 0 है, कैंसिल कर दीजिए। अब ये दशमलव हटा दीजिए, ये भी दशमलव हटा दीजिए, ये भी दशमलव हटा दीजिए। अब आपको बचा का दोस्तों, देखिए 102, ये कितना हो गया? 126, ये कितना हो गया? 144। तो देखिए इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो गया। ठीक है, और इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा? 144 में से 26 घटा दोगे तो आएगा दोस्तों कितना? 14 4 18। कितना आ गया दोस्तों? 18 आ जाएगा। 18 आएगा। अब हमें रेशियो निकालना है, तो कटा दीजिए। किससे? 3 से, सॉरी यहाँ 6 से। 6 से कटाओगे, 6 3 18 और कितना? 6 चौका 24। तो रेशियो बचेगा दोस्तों 3/4 दोस्तों, यही आपका रेशियो हो गया। तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना? 3/4। ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट है, 3/4। देखिए देखिए पहला है तो जो इसके नीचे रहेगा पहला वाला रेशियो होगा 3, जो दूसरा है तो इसके नीचे जो 4 है तो दूसरा रेशियो रहेगा 4। ठीक है बालक, और बात समझिए, रेशियो का मतलब है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो डायरेक्ट देखिए 18 24 दिया गया, ये रेशियो नहीं। रेशियो का मतलब जितना कट रहा है, जितना दोनों भाग जा रहे उतना भाग दे दीजिए, वही रेशियो निकल कर आता है। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन, देखिए ऑप्शन कैसे बनाया गया ना, कितना स्टैंडर्ड लेवल का। देखिए 4 3 बदल दिया गया। देखिए 18 24 डायरेक्ट दी। अगर थोड़ा आप ना ध्यान दोगे तो 18 24 डायरेक्ट 18 24 टिक कर दो, गलत हो जाएगा। रेशियो का मतलब जितना कट रहा है उतना कटा के आप पहले क्या कर दीजिए दोस्तों? छोटा कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बालक, बहुत स्टैंडर्ड है। देखिएगा अंडर
अंडर रूट कितना 9.5 इंटू कितने का 0.085 और बटा कितना बालक 0.0017 इंटू 0.19। अब दोस्तों अगर इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा बात समझिएगा, थोड़ा हम दशमलव हटा दें। देखिएगा यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 अंक बाद देखिए 4 अंक में ऊपर दशमलव लगा गया, नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 अंक पे नीचे दशमलव लगा है, 4 अंक पे ऊपर लगा है। तो अगर कटा दोगे तो 2 अंक यहाँ बचेगा, तो वहाँ हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। जैसे देखिएगा अंडर रूट, बात समझिएगा, इसको 95 लिख दे, इसको लिख दे 85 लिख दे, बटा देखिए इसको लिख दें कितना 17, इसको लिख दें कितना दोस्तों 19। अब थोड़ा ये समझिएगा आप लोग, ये समझिएगा नीचे जो है 6 अंक दशमलव है, ऊपर जो है 4 अंक दशमलव है, तो यहाँ कटाओगे तो भी नीचे जब डबल जीरो बढ़ाओगे तभी ना सेट होगा। जैसे आप कह दीजिए जाए 0.03 है, 0.3 है और 0.2 है, तो अब देखिए यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है, इसको 3 लिखोगे, इसको कितना लिखोगे 2 लिखोगे ना, 2 लिखोगे, लेकिन 2 लिखोगे लेकिन 1 इंटू 1 10 का और गुणा करा दो। कहाँ ऊपर 2 अंक बाद दशमलव, नीचे 1 अंक दशमलव है, तो नीचे जो है हम 10 का गुणा करा देंगे। वैसे सेम टू सेम बालक, सेम टू सेम समझिए, नीचे 6 अंक दशमलव, ऊपर 4 अंक दशमलव है, तो ऊपर हम किससे गुणा कराएंगे 100 से। ठीक है, ठीक है बालक। अब देखिएगा आप कटा दीजिए 17 का नाम 17, 17 पचे 85, कितना दोस्तों 19 का नाम 19, 19 बचे 95, तो बचा आपका कितना देखिए यहाँ से कितना निकलेगा, एक 5 बाहर निकल गया, इंटू है 10 दहमा 100, यहाँ 10 बाहर निकल गया दोस्तों, 10 गुड़े 5 गुड़े 10 कितना आ गया दोस्तों 50। ठीक है, क्या आएगा 50 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 50। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर ए का दोस्तों 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नालियां लिखे जाए यार ना, देखिए 2 नालियां ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकती हैं। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी खोला जाए और नल ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जैसे दो नालियां हैं दोस्तों, कौन है ए और बी। ठीक है, एक टंकी को कितना देखिए 6 घंटे और 4 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं ना, अलग अलग दो नालियां हैं या 2 पाइप हैं कह सकते हो, 2 पाइप ए और बी हैं, एक टंकी को 6 घंटे और 4 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक दिन विचार आया, पहले नल ए को खोलेंगे 1 घंटा, उसको बंद कर देंगे, तब बी को खोलेंगे 1 घंटा, फिर उसको बंद कर देंगे। तो आप ये देख रहे हो कितने घंटे में तब भरेगा, मतलब आप ऐसे कर सकते हो, पहले ए आएगा काम पे, फिर बी आएगा काम पे, फिर ए आएगा काम पे, फिर बी आएगा काम पे, फिर ए आएगा काम पे, फिर बी आएगा काम पे। ये दोनों देखिए, दोनों लोग मिला के 1 यूनिट जो कार्य होगा, 1 यूनिट कार्य जो होगा दोस्तों 2 घंटे में करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों लोग जो 1 यूनिट इनका कार्य 1 यूनिट इनका कार्य जो होगा, दोनों लोग मिला के 2 घंटे में करेंगे। बात समझ में आए? जैसे आप समझिएगा, देखिएगा ए हो गया कितना है दोस्तों 6, और बी हो गया कितना दोस्तों 4 हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया दोस्तों 12, कुल कार्य कितना हो गया 12 यूनिट। ठीक है, 12 यूनिट। अब ए और बी, ए प्लस बी का देखिएगा, बात समझिएगा, ए और बी अलग अलग आ रहे हैं ना, अलग अलग मतलब 2 दिन का कार्य, ए और बी का 2 दिन का कार्य या 2 यूनिट 2 घंटे का कार्य ना, घंटा है ना, हाँ, ए और बी का 2 घंटे का कार्य है, ये 2 घंटे का कार्य है। ठीक है, इसमें भाग दिए कितना 2 यूनिट, इसमें भाग दिए दोस्तों 3 यूनिट। अब टोटल कितना आ गया दोस्तों 3 2 5 यूनिट। ए और बी 2 घंटे में 5 यूनिट काम करेंगे। ये इसका मतलब ये होगा ए और बी 1 घंटा इनका 1 घंटा इनका, दोनों को मिला दोगे 2 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे दोस्तों 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, 5 यूनिट काम करेंगे, ये कहने का तात्पर्य। बात समझ में आए कि नहीं? इनका 1 घंटा 1 यूनिट का कार्य होगा, इनका जैसे पहले ए आएगा तो 2 यूनिट 1 घंटे में कार्य करेगा, तब बी आएगा और 3 यूनिट 1 घंटे में कार्य करेगा, तो दोनों 2 घंटे का कार्य कितना होगा 5 यूनिट होगा। तो हमें दोस्तों ऐसे देखिए, यहाँ तो बताए ना, यहाँ देखिए ऐसे देखिए
इनका कार्य 1 यूनिट 1 घंटा 1 देखिए इन दोनों का 1 यूनिट कार्य 2 घंटे में होगा। कितना होगा? 2 घंटे में होगा। अब देखिए यहाँ समझ में आता होगा, 3 2 5 हो गया, 5 यूनिट कार्य करेंगे अब कितना? 2 घंटे मिला के कितना? 2 घंटे में ना, यही कहने का तात्पर्य होगा। अब हमें ऐसे नंबर से गुणा कराना है, ऐसे नंबर से गुणा कराना है जैसे इसके करीब पहुंच जाए ना, ऐसे नंबर से गुणा कराना है जैसे इनके करीब पहुंच जाए ना। अब बात समझिएगा, यही बात समझिएगा, जो इनका पेयर बनेगा ए हो गया बी हो गया, इनका पेयर बन रहा, 2 2 पेयर बन रहा, देखिए 2 2 पेयर बन रहा। तो इसमें जो है ऐसे नंबर गुणा कराइए, मतलब इनके करीब पहुंच जाए। जैसे इसमें हम अगर 2 का गुणा करा देंगे तो 5 दूना 10, इसके करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें 3 का भी गुणा करा सकते हैं, 4 का भी गुणा करा सकते हैं, जो इनके करीब पहुंचाए। ठीक है, अगर जैसे 16 होता तो 5 गुणे हम 3 करते, 5 3 15 पर जाते। ठीक है, अगर जैसे दोस्तों 22 होता तो 5 गुणे हम 4 करते, 5 चौक 20 लाते। ठीक है, जहिया इनके करीब आ जाए, किसके? इनके करीब आ जाए। ठीक है बालक, तो अब बात समझिएगा, तो ये कितना हो गया? देखिए 2 घंटे में 5 यूनिट काम करेंगे तो इसमें ऐसे गुणा कराइए, ये 10 करीब हो जाए, 5 गुणे 2 कर दोगे, 5 दूना 10 हो गया। तो इनका जो कार्य होगा दोस्तों 2 गुणे कितना? 2 दूना 4 घंटे, कितना? 4 घंटे। ठीक है, अगर 2 घंटे 5 यूनिट कार्य करें, 10 घंटे में 10 यूनिट काम करें कितना? 4 घंटे में। तो शेष बचा कितना? देखिएगा शेष बचा कितना आपका? 12 यूनिट कार्य था, 10 यूनिट समाप्त हो गया, बचा कितना? 2 यूनिट। अब आएगा कौन दोस्तों? ए आएगा। ए 1 घंटे में कितना यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट। तो शेष कार्य बचा कितना? 2 यूनिट। तो ए करेगा दोस्तों, ए करेगा कितना? 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, अब कौन आएगा दोस्तों? ए आएगा। एक कौन आया है? ए आया है ना। ए 2 यूनिट कार्य बचा है, आएगा एक घंटे में ए कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है। तो 2/2 कटा दीजिए दोस्तों, कितना आ गया? 1 घंटा ए भी आ गया। तो टोटल हो जाएगा दोस्तों, एक और प्लस कर दीजिए 1 घंटा, तो टोटल कितना? 5 घंटे में कार्य दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कितना? 5 घंटे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। 5 घंटे में कार्य दोस्तों क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है बालक, जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स थोड़ा कमेंट करिएगा, फिर बताया जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जिसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है और उस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है, तदनुसार उस त्रिभुज उस है दोस्तों, उस त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए दोस्तों। यूपीएसआई में पूछा गया था, एक इसमें पूछा गया, तो यूपीएसआई में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए पहले ये बताइए, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है दोस्तों? आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज के जो तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है। पहले हम फिगर बना के फिगर के माध्यम से आपको समझा दें। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है ना। देखिए ना, उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया, उसके अंतर्गत दोस्तों एक वृत्त बनाया गया। देखिए उसके अंतर्गत एक वृत्त ऐसे टच कर रहा है, उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया और वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है दोस्तों। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बना दिया गया। ठीक है, देखिएगा वृत्त के अंतर्गत दोस्तों एक का बना दिया गया है? वर्ग बना दिया गया है। ठीक है, वर्ग। ठीक है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बना दिया गया। हो गया। अब देखिए, अब बात समझिएगा, ए भुजा देखिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज है, ये तीनों भुजाएं कहाँ है दोस्तों? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और ये देखिए अब यहाँ से एक भुजा ऐसे डाल दें, ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया माध्यिका जो है, ये माध्यिका हो गया। यहाँ ये देखिए, ये जो वृत्त का जो है ये क्या हो गया दोस्तों? केंद्र। वृत्त का ये क्या हो गया दोस्तों? केंद्र हो गया। ठीक है, जो माध्यिका होता है दोस्तों, भुजाओं के 2 बराबर, देखिए माध्यिका जो होता है भुजाओं के 2 बराबर भागों में बांटता है। 90 डिग्री कोण बने या ना बने उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन 2 भुजाओं के दो बराबर भुजाओं में बांटता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें लंब और माध्यिका 90 डिग्री कोण भी बनाते हैं, 2 बराबर भुजाओं में बांटते भी हैं। ठीक है, तो अब बात समझिए। तो यहां तक हो गया क्लियर। और ए भुजा हम डाल दें, यहाँ देखिए बी सी, ए हो गया दोस्तों का, डी हो गया आपका, का हो गया? डी हो गया। और ये जो भुजाएं हो जाएंगी दोस्तों, मान लीजिए इसको हम लिख दें डी ई एफ जी, ए भुजाएं होंगे डी ई एफ जी। अब बात समझिएगा, थोड़ा देखिएगा, अब समझिए बालक। अब आपसे हमें क्या पूछा गया? त्रिभुज
त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है आपको। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब इसकी हमें त्रिज्या पता रहेगी तब, मतलब भुजा पता रहेगा तब, वर्ग की भुजा पता रहेगी दोस्तों तभी ना निकलेगी। तो ये बताइए, अगर वो निकाला जाए, हम ये निकाल दें, अगर इसकी भुजा हम पता लगाएं AD बराबर, देखिए इसकी भुजा AD का अगर हम ये पता लगाएं तो क्या हो जाए, पाइथागोरस प्रमेय एक त्रिभुज निकलेगा। एक का हो गया लंब, एक का हो गया आधार, एक का हो गया दोस्तों कर्ण हो गया। तो AD बराबर देखिएगा, AD बराबर जो होगा हमारा, देखिएगा इसमें क्या है ना, देखिए जो भुजा की लंबाई कुल हम मान ले रहे हैं यक्स, देखिए माना, देखिए मान ले रहे हैं दोस्तों, माना देखिए AB BC CA बराबर का यक्स हम मान ले रहे हैं, ठीक है। तीनों भुजा बराबर है, बराबर यक्स मान लिए ना, अब यक्स मान लेंगे तो सही बेटर रहेगा। अब बात समझिएगा, हमें अगर ये बात समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय पता है कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ, तो हमें लंब का स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का, यहाँ ए होगा कि नहीं होगा बोलो। लेकिन अगर हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लंब बराबर AD का हो, लंब हो ना, AD यही लंब है, लंब बराबर अंडर रूट, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर और प्लस कितना बालक, आधार का स्क्वायर। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं। यही चीज़ हम डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझना होगा थोड़ा, आप लोग तो यार अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बालक, ये सब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं, देखिए अब अगर हम AD बराबर निकाला जाए, AD बराबर दोस्तों निकाला जाए, AD बराबर मतलब का इसकी भुजा की लंबाई, AD बराबर निकाला जाए तो ये क्या हो गया दोस्तों, कर्ण हो गया, एक कर्ण हो गया का यक्स स्क्वायर, ये भुजवा सब बराबर है ना, सब भुजा दोस्तों का है बराबर है, ये भी यक्स और ये भी का हो दोस्तों यक्स, तो क्या हो जाए यक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ, माइनस, अब देखिए अगर ये पूरा भुजा अगर यक्स है, अगर ये पूरा भुजा यक्स है तो या आधा कितना हो जाएगा, ठीक है, अगर ये पूरा भुजा यक्स है, ठीक है, देखिएगा थोड़ा ये समझिए, बी हो गया, अगर ये पूरा भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दोस्तों अगर यक्स है, तो अगर हम ये वाली सिर्फ पार्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, यक्स बटा 2 हो जाएगा, तो क्या होगा देखिए, यही तो कहते हैं कोष्टक में यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, अब इसका वर्ग कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है बालक, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका गुणा करा दो, ठीक है, अब इसका गुणा करा दो, कितना 4x, अब घटा दो कितना आ जाएगा 3x, देखिएगा 3x स्क्वायर अंडर रूट और बटा कितना 2 आ जाएगा, ठीक है बालक, 3x स्क्वायर अंडर रूट बटा 2 आ जाएगा। या तो आप कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे अंडर रूट 3x बटा कितना 2, ठीक है, क्योंकि यक्स स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर निकालो यक्स निकलेगा, तो ये का हो गया आपका, ये इसकी लंबाई हो गई, किसकी, इसकी लंबाई हो गई, ठीक है बालक, इसकी लंबाई। अब अगर बात किया जाए एक होता, अब इसकी लंबाई इतना हो गई, तो अब हमें निकालना है बालक ए ओ मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ओ मान लीजिए। अब OD बराबर का हो जाएगा, बालक, OD बराबर इसकी जो लंबाई है ना, एक का हो दोस्तों माध्यिका, जो माध्यिका होता है जो एक केंद्र रहता है, अगर यहाँ से ले यहाँ तक लंबाई 2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 होगा। जो माध्यिका में जो रेशियो रहता है, जो माध्यिका से गिरती है उसमें जो रेशियो रहता है 2:1 का रेशियो रहता है दोस्तों, 2:1 का रेशियो रहता है। तो OD बराबर हो जाएगा 1/1 ना, 2:1, यह लंबाई हमें ये कितना 1 और कितना 2 और 1 मतलब 3, और किसका, पूरे का, AD का, ठीक है बालक। तो इसको हम लिख सकते हैं बालक, इसको लिख सकते हैं 1/3 गुणे AD की जगह लिख सकते का कर्डिम 3 कितना यक्स और बटा कितना 2, ठीक है बालक 2। तो अब बात समझिएगा,
है जो इसको हम एक कड़ी में अगर 3 है कितना है बटा 3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं कड़िम 3 इंटू कड़िम 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो का निकल का आएगा 3 निकल का आएगा। ठीक है, का निकल का आएगा दोस्तों 3 निकल का आएगा। ठीक है, 3 निकल का आएगा। इसका मतलब है, इसका ये मतलब है, अब ये जो है ऐसे लिखोगे, अब इसको जब ई कड़ी का एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा का आपका, देखिए ऐसे बचेगा आपका, देखिए बचेगा आपका 2 कड़ी, ऐसे देखिए सॉरी यहाँ बचेगा आपका यक्स बटा 2 कड़ी में 3 बचेगा। समझ में आया? एक ऐसे सॉल्व हुआ। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको कड़िम 3 गुणे कड़िम 3 गुणे कड़िम 3 यक्स बटा 2, एक कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितने 2 कड़िम 3 यक्स बटा 2 कड़िम 3, यही बचेगा। ठीक है बालक, एक का हो गया आपका। अब देखिएगा एक का हो गया आपके, ये इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई, ये है का आपका। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है तो ये है का आपका। ये है दोस्तों, ए का है वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है। ए का है दोस्तों वृत्त की त्रिज्या है। देखिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं, ए का है वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त की त्रिज्या जब देखिए, वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरा वृत्त की त्रिज्या है। तो ठीक है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका जो इसका अगर हम वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो चाहे जिधर आप करोगे वृत्त की त्रिज्या यहाँ भी निकल जाएगा, यहाँ भी चाहे जहाँ टच करो वृत्त की त्रिज्या निकलेगी। इसको अगर हम यहाँ कर देंगे, यहाँ देखिए एक का हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, अगर वृत्त की त्रिज्या को हम घुमा के ऐसे वर्गवक यहाँ लेके जाएंगे तो एक का निकल जाएगा विकर्ण। तो इस वृत्त की त्रिज्या के दुगना जो है इसका वर्ग का विकर्ण होगा। वृत्त की त्रिज्या का दुगना का होगा, वर्ग का विकर्ण होगा। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अगर इसको हम यहाँ मिला देंगे तो ये का हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका हम डबल कर देंगे तो वर्ग का हो जाएगा दोस्तों विकर्ण हो जाएगा, का हो जाएगा वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर, देखिएगा समझिएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर डबल हो जाएगा, मतलब 2 गुणे यक्स बटा 2 का √3, एक कैंसिल हो गया, कितना हो गया दोस्तों यक्स बटा √3, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। अब वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल बराबर का होता है, वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए अब लिख दे रहे हैं वैसे ही फिर मिटा देंगे। वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल बराबर जो होता है दोस्तों, होता है भुजा का मतलब वर्ग के विकर्ण की, वर्ग का जो विकर्ण रहेगा, विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, जो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कब, जब विकर्ण दिया रहेगा, विकर्णों का वर्ग और बटा 2 होता है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर। तो इसमें क्या पूछा गया है, त्रिभुज का त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। तो बालक अब हम इसको देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़िम 3 बटा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर मतलब का एक्स स्क्वायर। अब अनुपाते, ठीक है बालक, अनुपाते। अब इसका जो ई का है विकर्ण है, ठीक है विकर्ण है, इसका जो होगा भुजा का स्क्वायर, यही होगा ना, भुजा का स्क्वायर इतने के, देखिए यक्स बटा कड़िम 3 का स्क्वायर और बटा कितना 2, तो बचेगा यहाँ कितना यक्स स्क्वायर बटा कितना 3 और कड़िम 2 बचेगा। तो इसको लिखे कितना, सॉरी यहाँ यक्स स्क्वायर है, कड़ी हट जाएगा तो 3 गुणे 2 बचेगा। कितना दोस्तों, यक्स स्क्वायर बटा 3 गुणे 2। ठीक है बालक, देखिए समझ में आ रहा है ना। जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं हम, यही तो क्वालिटी है। अब देखिए यक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, ठीक है बालक। अब 3 का गुणा उधर करा दोगे ना, कहा जाएगा 3 का गुणा उधर करा दो 3 √3 अनुपाते कितना आ जाएगा दोस्तों 2। ठीक है बालक 2, ठीक है, यही रेशियो 3 √3 अनुपाते 2, ऑप्शन है 3 हाँ यही है ऑप्शन। थोड़ा ये पूरा मिला दिए हैं, गलती कर दिए हैं, देखिए यही है। ठीक है बालक, ठीक है, देखिए 3 √3 अनुपाते 2, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है बालक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, जो चीज़ें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 70% तथा 30% की दो क्रमिक छूटें कितने मात्रा की एकल छूट के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट जो छूट होता है ऐसे समतुल्य छूट बराबर या समतुल्य बट्टा बराबर होता है। बालक बहुत प्यारा एक फार्मूला है, इसका बहुत तरीका है लगाने के लिए। अब क्या बताया आपको, देखिए 2-3 तरीका है ना। पहले देख लीजिए समतुल्य बट्टा बराबर, पहला मेथड 1 देख लीजिए। समतुल्य बट्टा बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, समतुल्य बट्टा बराबर। ठीक है बालक, देखिएगा x प्लस वाई मतलब 70 प्लस कितना 30 माइनस 70 गुणे 30 और बटा कितना 100। देखिएगा 1 2 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब इसको जोड़ दिए, कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया। 100 में से 7 21 अगर घटा दोगे तो कितना आएगा बालक 79। हाँ 79 आएगा कि 89 देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा अगर घटा दोगे हाँ 79 ही आएगा। 79% डिस्काउंट होगा, कितना होगा 79%। ठीक है 79। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी। एक तो मेथड ए है, एक मेथड ऐसे भी लगा सकते हैं, और मेथड है और बता दें। चलिए देख लीजिए मिटा दिया जाए इसको, इसी साथ ले लीजिए आप लोग, देख लीजिए और बता देते हैं एक मेथड। देखिए एक मेथड ये है, देखिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, बात समझिए, जो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एमपी पे दिया जाता है, मार्केट मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे ना, एमपी पर दिया जाता है डिस्काउंट। देखिए बात समझिए, एमपी पर हमेशा डिस्काउंट परसेंट दिया जाता है तो आपको क्या निकल के आएगा, एसपी निकल के आएगा। तो एसपी पर जो प्रॉफिट या होगा या लॉस होगा तब का निकल के आएगा आपका सीपी निकल के आएगा। तो बात समझिए, जब आपसे एमपी के जब आपके लाभ की बात किया जाए, जब आपके जो है लाभ की बात किया जाए तो हमेशा जान लीजिए सीपी पर लाभ या हानि होगा तो हमेशा एसपी आएगा। ठीक है, और जब आपकी छूट की बात किया जाए तो 20% की हमें डिस्काउंट मिल गया तो जो छूट देने के बाद जो आएगा हमेशा एसपी आएगा, विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, छूट हमेशा एमपी पर होता है, प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर होता है, बोलो किस पर होता है, सीपी और एसपी पर। ठीक है, अब बात समझिए। ठीक है, माना देखा एमपी हम कितना मान लिए दोस्तों, 100 मान लिए। अब देखिए 100 पर आप छूट कितने दे रहे हैं, 70 का छूट दे रहे हैं, और उसके बाद कितना दे रहे हैं, 30 का छूट दे रहे हैं, और बटा दोस्तों कितना 100। ठीक है, बटा कितना 100 और गुणे कितना 100। ठीक है, कहाँ कि इसका भी परसेंटेज बटा 100, इसका भी परसेंटेज बटा 100। 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 7 त्रिक 21। ठीक है दोस्तों 21। अब जब आप छूट देने के बाद ये जो 21 आया है दोस्तों, ये क्या है आपका एसपी है, का है एसपी है। तो आप पहले 100 था, आप छूट देने के बाद कितना हो गया 21 हो गया। आप कितने छूट दिए देखिए, छूट बराबर देखिए, छूट बराबर 100 माइनस 21 बराबर कितने के 79 के। अब दोस्तों इसको परसेंटेज में चेंज कर दोगे तो छूट परसेंट बराबर हाँ देखिएगा, छूट परसेंट बराबर कितना 79 का हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज हो जाएगा 79% की का हो जाएगी दोस्तों, छूट हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे हो गया देखिए 79 बटा 100 परसेंटेज में चेंज करोगे, 100 से गुणा करो, 100 कैंसिल हो गया, 79 यही का हो गया दोस्तों आपका परसेंटेज हो गया। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं, कई तरीका है इसका लगाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, तो घबराने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तदनुसार उसे 17% का लाभ प्राप्त होता है। हाँ, 17% लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी चीजों के अंकित मूल्य पर उसके लागत मूल्य मतलब सीपी से कितना ज्यादा रखने चाहिए। मतलब ये कह रहा है एक व्यापारी, जैसे आप व्यापार कर लिए हैं ना, आप सोच रहे हो कि कितना, जैसे आप सोच रहे हो ना, जो आप जितने खरीद के लाए हो, मान लीजिए कुछ अमाउंट आप खरीद के लाए हो, अब सोच रहे हो कितना हम एमपी लिख दें, मार्क प्राइस कितना लिख दें कि 10% छूट देने के बाद भी हमें 17% का लाभ हो,
समझ रहे हो ना। जैसे आप कोई पेन खरीद कर लाएं, आप कितना उस पर मार्क प्राइस लिख दें, अमाउंट लिख दें कि आप कोई दुकानदार आए, कोई मतलब कस्टमर आए, उसको आप 10% छूट दो तो भी आपको 17% का लाभ हो। यही कहने का तात्पर्य है। तो हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए छूट हमेशा किस पर मिलता है, एमपी पर। तो एमपी इंटू 10% छूट दे दिए, कितना हो गया 90%। ठीक है बालक, बराबर जो प्रॉफिट होता है हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। सीपी इंटू 17% का हो रहा है, लाभ हो रहा है 117%। ठीक है, परसेंटेज कैंसिल हो गया, परसेंटेज कैंसिल हो गया। तो कटा दिया जाए, 9 से कटा दिया जाए का, हाँ 9 से कटाइए। 9 एकन्नम 9, 10 बच गया। यहाँ देखिए 9 एकन्नम 9, 9 त्रिक 27। तो एमपी बराबर एमपी बटा सीपी। ठीक है बालक, एमपी बराबर का दिख रहा है आपका 13 और सीपी बराबर का दिख रहा है दोस्तों 10। ठीक है बालक, एमपी बराबर का दिख रहा है 13 और सीपी बराबर का दिख रहा है दोस्तों 10 दिख रहा है ना। ये तो हमारा बहुत पुराना मेथड है, हम ऐसे बताए का दिख रहा है 13, का दिख रहा है उधर 10। ठीक है, तो देखिए आपका सीपी पूछा जाए तो 10 यूनिट, एमपी पूछा जाए 13 यूनिट। तो देखिए कितना अधिक किए हो, बोलो 3 अधिक किए हो। कितना दोस्तों 3, यही का है अधिक है, इंक्रीज है, 3 अधिक है। तो अब परसेंटेज बराबर ना, यही कहा गया कितना मूल्य ज़्यादा रखा जाए, तो कितना परसेंट ज़्यादा रखा जाए, अधिकता परसेंट हम लिख दें, अधिकता परसेंट बराबर बेटर रहेगा। देखिएगा अधिकता परसेंट बराबर यही 3 यूनिट अधिक करना है, और किस पर दोस्तों 10 पर। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे, बोलो 100 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कराओगे, 10 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 गुणे 10 कितना हो गया दोस्तों 30%। यही 30% दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया कितना 30%। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, डी, ऑप्शन नंबर डी। सहमत हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे यार। अगर नहीं समझ पाओगे तो बड़ी दिक्कत है ना। तो ये सब सवाल बहुत स्टैंडर्ड लेवल के हैं। ये जान लीजिए, पुलिस का जो पिछला वाला पेपर उठा के देखोगे, 2018 का रिकॉर्ड देखोगे, तो पहले जैसे पेपर नहीं बनेंगे, अब थोड़ा बदलाव हो गया है ना। तो आप लोग पिछला वाला देख के अब थोड़ा कम गेस करिएगा, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। देखिए जब आप 600 रुपये बेच रहे हो, 10% का हानि हो रहा है। ठीक है, जब आप 600 रुपये बेचोगे, 10% का हानि होगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, यही 90% होगा ना। 90% बराबर दोस्तों कितने के, 600 के। ठीक है, 90% बराबर 600 के। तो आप कितना लाभ लोगे, बोलो। आप करो हम 20% लाभ पर बेचेंगे, तो 120% बराबर कितने दोस्तों, 600 बटा 90 इंटू दोस्तों कितना 120। ठीक है, कटा दीजिए 30 से, 30 तियाइयाँ 30 चौका। ठीक है, अब कटा दीजिए। ठीक है, 30 तियाई 90, 30 चौका 120, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 200, 4 दूना 8, 800। 800 रुपये बेचोगे दोस्तों, तो आपको 20% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना समझ में आया जरूर कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा की। उसने कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली हो ना। एक देखिए मिली हो, तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। बात समझिएगा, एक व्यक्ति था, एक बैंक में समान साधारण ब्याज की दर जो रेट है बराबर है, तो 500 रुपये 4 वर्ष के लिए और 600 रुपये 3 वर्ष के लिए जमा किया, और टोटल दोनों मिला के जो ब्याज उसको मिला 190 रुपये का मिला। तो आपसे रेट पूछा गया है, तो रेट पूछा गया, SI बराबर PIT बटा 100 होता है। तो पहला कितना, SI बराबर PIT बटा 100 होता है, याद है कि नहीं आप लोगों को। SI बराबर होता है PRT बटा 100। और जो सवाल सीधी भाषा में लग जाए उसको ज़्यादा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बात समझिएगा, देखिएगा 500 इंटू कितना परसेंटेज, कितना वर्ष है दोस्तों, 3 इंटू कितना R और अपान बटा कितना 100 प्लस। ठीक है, 600 इंटू कितना है, 3 वर्ष है, पहले 4 वर्ष है ना। देखिएगा कितना है, पहले 4 वर्ष है
ना, 504 वर्ष के लिए और 603 वर्ष के लिए इंटू आर और बटा कितना 100 बराबर कितने के 190 के। ठीक है, रेट समान है, R1 R2 नहीं, रेट अलग अलग होता तो R1 R2 लिखते ना, रेट समान है। ठीक है, तो देखिए हे 2020 निपट गया, 2020 निपट गया। ठीक है, देखिए 5 चौक 20 आर और 6 18 आर, टोटल कितना हो गया दोस्तों 38 आर। 38 आर बराबर कितने के 190 के। ठीक है, अब इसमें भाग दे दोगे तो आर बराबर कितना आ गया दोस्तों 5%। ठीक है, आर बराबर कितना आ गया तो 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। ठीक है, 5%। आर वैल्यू रेट कितना आएगा दोस्तों 5% आएगा। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग घबराइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। 9, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितना है दोस्तों, कितना है 16 मीटर है। यदि इसके आधार पर व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता, पहले ये तो पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा दोस्तों, देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ये तो पता होना चाहिए, सब फार्मूला और सब ये सब बेसिक चीज है दोस्तों, ये सब पता होना चाहिए। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो थोड़ा समझिएगा आप लोग। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए जो ये व्यास दिया गया है, व्यास अगर दिया गया है दोस्तों, देखिए व्यास दिया गया है व्यास को डी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, व्यास जो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी 3.5 बटा कितना 2 हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा। तो दोस्तों हम ऐसे ही नहीं कटा, ऐसे 3.5 बटा 2 ही लिख देंगे, का करे दशमलव गुणा भाग कराएं तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर की वैल्यू कितना है 3.5 बटा 2, 3.5 बटा 2 गुणे कितना 3.5 बटा 2, क्योंकि आर स्क्वायर है 3.5 बटा 2, 3.5 बटा 2 गुणे, और देखिए एच का वैल्यू दिया गया कितना दोस्तों 16। ठीक है बालक, 16 दिया गया। अब बात समझिएगा, देखिए यहाँ भी दशमलव हटाओगे तो बटे में 100 का आप गुणा करा दोगे, सही है 100 का आप गुणा करा दोगे, लेकिन सब कैंसिल हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। देखिएगा, देखिए 2 दूना 4 चौका 16, सहमत हो, 2 दूना 4 चौका 16, सही है बालक। अब समझिएगा 4 का नम 4, 25 चौका 100। ठीक है, अब समझिएगा 5 सते 35, 5 25, 5 का नम 5, 5 सते 35, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154। ठीक है, 154 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बालक, 154 सेंटीमीटर क्यूब ना, ये 54 है। ठीक है, इसको 54 बना लीजिए। एक 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 200 छात्रों के समूह, देखिए 200 छात्रों के समूह द्वारा चुने गए विभिन्न वर्गों के प्रतिशत नीचे दिए गए हैं। तदनुसार ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने ना विज्ञान चुना और ना ही वाणिज्य चुना। ठीक है, तो जो चुने गए हैं उनका देखिए वर्ग का नाम आगत अनुपात, मतलब अनुपात जो परसेंटेज दिया गया है। जैसे अगर कहा जाए विज्ञान में कितना परसेंट लोग चुने गए हैं तो 29%, कला में पूछा जाए कितना 29%, वाणिज्य में पूछा जाए तो 31%, गृह विज्ञान में पूछा जाए 6%, अन्य में पूछा जाए दोस्तों 5%। तो हमें ये बताना है, बात समझिएगा, हमें ये बताना विभिन्न वर्गों के प्रतिशत नीचे दिए गए हैं, तदनुसार ऐसे छात्रों की संख्या बताए जिन्होंने विज्ञान चुना ना विज्ञान चुना है ना वाणिज्य चुना है। ठीक है, ऐसे छात्रों की संख्या बताना है जो ना विज्ञान चुना है ना वाणिज्य चुना है।
तो अगर हम चुने वाले की संख्या देखा जाए तो विज्ञान कितना 29 है और वाणिज्य कितना 31 है, तो दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे कितना आ गया दोस्तों 60% का है चुने वाले हैं ना। विज्ञान और वाणिज्य टोटल मिला कितना 60% चुने हैं। कितने लोग नहीं चुने हैं 200 छात्र में कितने लोग 40% का है नहीं चुने हैं, कितना 40%। 60% चुने हैं। देखिए विज्ञान 29% और का है वाणिज्य कितना 31%, दोनों मिला कितना हो गया 60% लोग चुने हैं, 40% लोग नहीं चुने हैं। तो 200 का 40% निकालेंगे। ठीक है बालक, ये 200 है, 2000 का 200 है। ठीक है, देखिए 200 का कितना निकाल लेंगे 40% निकाल लेंगे। ठीक है, 2 जीरो से कटिए 40 दूना 80। ठीक है 80। तो 80 विद्यार्थी एक ऐसे हैं दोस्तों, 80 विद्यार्थी ऐसे हैं ना विज्ञान चुने हैं ना वाणिज्य चुने हैं। ऑप्शन नंबर बोलो ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सहमत हो बालक, सहमत हो? जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपए में खरीदता है और वह उसका सूचितबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे 10% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। तदनुसार उस घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य कितना होगा? सूचीबद्ध मूल्य का मतलब पूछ रहा है आपसे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब एमपी पूछ रहा है। ठीक है, और पिछला वाला जो क्वेश्चन था ऐसे ही था, थोड़ा इसमें जुड़ गया है। देखिएगा जो छूट मिलेगा किस पर मिलेगा दोस्तों? एमपी पर मिलेगा। 10% की छूट दे दिए तो कितना हो जाए एमपी इंटू कितना दोस्तों 90 बराबर। ठीक है, 10% छूट दे दिए तो कितना हो गया? 10% छूट दे दिए तो कितना हो गया 90। एमपी पर 10% छूट दोगे तो 90 हो गया। तो प्रॉफिट होगा जो किस पर होगा दोस्तों? सीपी पर। प्रॉफिट होगा दोस्तों सीपी पर। तो सीपी इंटू कितना 120 और 120। हाँ 120 बटा कहाँ लिखोगे 120 हो गया। ठीक है, देखिए सीपी इंटू 120%। ठीक है बालक, अब परसेंटेज निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 निपट गया। ठीक है, 3 से कटा दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। अब एमपी बटा का सीपी बराबर, एमपी बराबर का दिख रहा है 4 और सीपी बराबर कितना दिख रहा है दोस्तों 3। ठीक है, अब देखिए एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदा जाता है। 450 रुपये में खरीदा जाता है कितना 450 रुपये में, तो उसका सीपी कितना है 450 रुपये। तो कह सकते हो यही 3 यूनिट बराबर। ठीक है बालक, यही 3 यूनिट बराबर, ये 3 यूनिट बराबर कितने के 450 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों 1 यूनिट बराबर कितने के 150 के। ठीक है, 15 3 45। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 150 के। तो 4 यूनिट बराबर कितने के 4 यूनिट बराबर कितने के 4 गुणे 150, 15 चौका 60, 600 के। 4 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 600 के। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ठीक है बालक, देखिए अगर पूछ लेता कितना अधिक अंकित किया जाए तो 1 यूनिट अधिक अंकित किया जाए। किस पर? 3 पर। 1/3 गुणे 33 1/3% हो जाता। ठीक है, लेकिन इसमें जो है मूल्य दे दिया गया। यही अगर अंकित मूल्य दिया जाता तो हम 4 यूनिट बराबर कितना वो निकालते, तब उसके बाद 3 यूनिट बराबर का निकाल देते, सीपी निकाल देते। ठीक है बालक, इसके साथ लेते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से चुनाव विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। देखिएगा कुल मत हम मान लीजिए कितना बालक 100, कुल मत 100 है। अब देखिए जो 2 व्यक्ति चुनाव लड़े थे, एक व्यक्ति ने कितना पाया 57% वोट पाया और 57% वोट पाया और आया घर पे ढंढोरा पीट रहा है, हम 42,000 मतों से चुनाव जीत गए। ठीक है, 57% मत पाया और कह रहा हम 42,000 मतों से चुनाव जीत गए। तो देखिए कुल मत कितना है 100 है। तो जो विनर है दोस्तों, जो विनर है कितना पाया है दोस्तों 57%। जो विनर है 57% पाया है। तो जो लूजर होगा वो कितना पाएगा 100 - 57। तो 100 - 57 कर दोगे दोस्तों कितना आ गया 43%। अब बात समझिएगा, अगर परसेंटेज वाली बात किया जाए तो जो विनर है 57% पाया, जो लूजर है कितना 43% पाया है। इसका जो डिफरेंट होगा कितना हो गया दोस्तों 14%। अब अगर एक कह रहे हैं हम 57% मत पाए हैं तो कोई जानकार आएगा कहेगा आपके विपक्षी वाला 43% मत पाया है, क्योंकि टोटल मत 100 होगा कुल मत।
सही है ना। कुल मत में अगर ये 57% मत पाए, जो हारा है बेचारा वो कितना पाया होगा, 43% मत पाएगा। तो एक लोग और जानकार आए, कहीं 42,000 मतों से जीता है, लेकिन उसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 14% मात्र मत जीते हो। कितना? 14% से जीते हो। तो यही 14% बराबर, ठीक है, यही 14% बराबर कितने के बालक? 14% बराबर 42,000 के, ठीक है, 42,000 के। तो 1% बराबर दोस्तों, 1% बराबर कितने के? 3,000 के, ठीक है। तो 100% बराबर कितने के दोस्तों? 100% बराबर कितने के? 3,000। तो है ये रहेगा, और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 3 लाख के, ठीक है। 100% बराबर दोस्तों कितने के? 3 लाख के। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ठीक है। 100% बराबर कितने के? 3 लाख के। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और चुनाव बहुत खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक चुनाव का है दोस्तों प्रधानी का, ठीक है ना, जिसमें से आपको जो बुजुर्ग रहेंगे उनको भी उठा लिया जाता है वोट देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी रिश्तेदारी, मतलब कोई गया रहा है, कोई मुंबई बाहर गया रहा तो उसको भी बुला लिया जाता है। तो प्रधानी का चुनाव है दोस्तों, पद की दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव है, ठीक है ना, समझिएगा। जो प्रधानी का चुनाव है पद की दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव है, और मतदान की दृष्टि से सबसे बड़ा चुनाव है जो प्रधानी का चुनाव होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। अभी सही हुआ ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। देखिए, एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या बताइए। एक संख्या को दोस्तों 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तो मतलब कह सकते हो 90%, नहीं ना, एक संख्या को 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तो कह सकते हो 90% बराबर कितने के? 30 के, ठीक है। अब जब एक संख्या को आप 10% कम कर दें तो वह 30 हो गई, मतलब 90% बराबर कितने के? 30 के। तो कहा गया वह संख्या क्या है? तदनुसार 100% बराबर कितने के? तो 30/90 और गुणे कितना? 100, ठीक है बालक। 30 का नाम 30, 30 तिहाई, तो 100/3 का मतलब कितना? 33 सही 1/3 हो जाएगा। वह संख्या कितना दोस्तों? 33 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर है बालक? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए थोड़ा, एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए, देखते कौन बता पाता है आंसर। लगाइए थोड़ा। देखिए 108 मीटर तथा 112 मीटर लंबे 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। उनमें एक की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की गति कितना है? एक की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की गति दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है दोस्तों? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार उन्होंने एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तदनुसार उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो थोड़ा समझिएगा बालक, थोड़ा समझिएगा। तदनुसार उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, अब ये जो है बात समझिएगा। तदनुसार एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अब जो रेलगाड़ी होता है दोस्तों, जो रेलगाड़ी का प्लेटफार्म पार करेगी, या पुल के पार करेगी, या रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी, एक दूसरे को पार करेंगी, उनकी दोनों की लंबाई जो है होता है दोस्तों आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है, ठीक है। जब देखिए कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार कर रही है, या पुल को पार कर रही है, या सुरंग को पार कर रही है, उनकी लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। लेकिन जो चाल होगा वो डिपेंड करेगा किस पर? कि दोनों रेलगाड़ी अगर दोस्तों समान दिशा में जा रहे हैं तो चाल जो है एक दूसरे से घट जाएगा। मतलब अगर ये वाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, एक कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो मतलब ये जो पहली ट्रेन है, ये मान लीजिए पहली ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, पहली ट्रेन ये है, ये दूसरी ट्रेन है। पहली ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है पहली ट्रेन है ये
पृथ्वी के सापेक्ष इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी जो ट्रेन है इसकी भी चाल पृथ्वी के सापेक्ष 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जो ये पहली वाली ट्रेन है, दूसरी वाली ट्रेन के सापेक्ष इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि ये 50 है, ये 40 है, ये 10 है, आगे निकल रहे हैं। बात समझ में आए? और लेकिन जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे दोस्तों, देखिएगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे, ये 50 है, ये 40 है, तो एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। जैसे आप इधर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हो, आप उधर मित्र जिसको फोन कर बुलाए हो उधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, 5 और 10 दोनों जन के मिलन होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चन पा जाइए। देखिए, अब रेलगाड़ी की लंबाई तो जुड़ जाएगी, ठीक है बालक। तो चाल हमसे क्या पूछा गया? समय, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना 108 और प्लस कितना 112, और चाल का हो जाएगा दोस्तों, एक दूसरे के दौड़ रहे हैं उसमें से एक की गति कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक के कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा ना। समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर मतलब दोनों एक ही दिशा में, ठीक है, मतलब समांतर पटरियों की ओर एक दूसरे की ओर दौड़ रहे, एक दूसरे की ओर मतलब एक और इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, चाल का होगा दोस्तों जुड़ जाएगा। तो कितना 45 और प्लस कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 45 प्लस 54। लेकिन एक समझने वाली ये बात है, इसकी जो एक का है किलोमीटर प्रति घंटा में, एक का है मीटर में है, तो मात्रक समान होगा। देखिए मैथ का एक ही बहुत सीन शॉर्ट है, मात्रक जहां गुणा भाग वही होता है जहां मात्रक समान होता है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड चेंज करोगे, किससे 5/18 से आप गुणा करा दोगे, ठीक है बालक, किससे 5/18 से गुणा करा दोगे। अब इसको जोड़ दिए कितना आ गया 200 बटा, अब इसको जोड़ दिए कितना आ गया कि 5 4 9 5 4 9 कितना 99, और गुड़े कितना दोस्तों है कितना 5 है 18 ऊपर चले जाएगा, गुड़े कितना 18, ठीक है। अब कटा दीजिए 9 दूना 18 और 9 1 9 9 9 1 9 9, ठीक है। ओहो कुछ गड़बड़ हो गया का, इसको जोड़ देंगे 5 4 9 5 4 9, इसको 200 नहीं आएगा, ये ज़्यादा आएगा, 220 आएगा ना, हाँ सॉरी, हाँ तभी तो गड़बड़ हो रहा है। देखिएगा अब इसको जोड़ देंगे 108 और 112 कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा दोस्तों, कितना 220 बटा, इसको जोड़ दिए कितना आ गया 99, गुड़े है 5 तो रहेगा, है 18 ऊपर चला जाएगा, गुड़े यहाँ कर दीजिए दोस्तों कितना 18, ठीक है बालक, कितना 18, ठीक है। अब कटाइए, कटा दीजिए 9 दूना 18 और 11 9 99, 11 करना 11 दूना 22, 5 करना 5 5 चौका 20, 4 दूना 8 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हो या 8 सेकंड कह सकते हो, ठीक है। समय जो लगेगा, समय बराबर कितना 8 सेकंड लगेगा, कितना दोस्तों 8 सेकंड लगेगा, ठीक है। वहाँ सेकंड दिया गया तो यहाँ हम सेकंड ही लिख देंगे, कितना दोस्तों 8 सेकंड, ठीक है, 8 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बालक? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, यक्स वाई जेड कुछ धनराशि वितरित की गई है, तदनुसार यदि यक्स को वाई से 25% अधिक राशि मिलती है और वाई को जेड से 25% कम राशि मिलती है, तो यक्स वाई जेड का रेशियो बताना है आपको, यक्स वाई जेड का रेशियो बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यक्स वाई और जेड, ठीक है बालक। तो इसमें कहा गया है यक्स वाई जेड में कुछ धनराशि वितरित की जाती है, तदनुसार यदि यक्स को वाई से 25% अधिक धनराशि मिले और वाई को जेड से 25% कम धनराशि मिले। अगर जेड को 100 मिलेगा, इनको 25% कम मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्तों 75 मिलेगा, ठीक है। लेकिन आगे यक्स को वाई से 25% अधिक धनराशि मिला तो इनको कितना मिलेगा 75 का 125/100, ठीक है, क्योंकि दशमलव आएगा इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। अब इसको कटा दोगे, देखिए 25 × 75, 25 चौका 100, ठीक है बालक। तो यहाँ हमें निकल का आया का, बात समझिएगा, निकल का आया देखिए 3 ×
125/4 अनुपाते 75 अनुपाते 100। ठीक है बालक। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, सब जगह हम 4 से गुणा करा देंगे, क्योंकि अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अनुपातिक मान में अगर समान संख्या का गुणा या भाग करा दोगे अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 से गुणा इसमें भी करा दीजिए, 4 से इसमें भी करा दीजिए, 4 से इसमें भी करा दीजिए, 4 4 निपट गया। ठीक है। अब 25 पंजे 25 तिहैया 25 चौका। ठीक है। 5 तिहाई 15 अनुपाते 4 तिहाई 12 अनुपाते 4 चौका 16। ठीक है। 15 संबंधे 12 संबंधे 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 15 12 16 ना। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? बी। क्लियर है बालक? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। दो व्यक्तियों की वर्तमान होना चाहिए। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। तदनुसार यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधे 4 हो जाता है तो n का मान कितना होगा? ठीक है बालक। तो देखिए n वर्षों बाद मतलब n वर्षों बाद इनकी आयु 3 संबंधे 4 हो जाता है तो 3 n का मान क्या होगा? अगर आप ओरल लगाओगे ऑप्शन नंबर ए उठा लो। ऑप्शन नंबर ए में अगर 4 प्लस कर दोगे 40 हो जाएगा, इसमें 4 प्लस कर दोगे 54 हो जाएगा। और 54 40 अगर काटोगे तो 20 संबंध कितना आएगा? 27 आएगा, नहीं है। 7 उठा लीजिए, इसको 7 प्लस कर दो 43 आ गया, इसमें 7 पर प्लस कर दो 57 हो गया। 43 कटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है। 6 उठा लीजिए, 6 उठा लीजिए कितना आ गया? 42 आ गया, इसमें 6 कितना आ गया? 56 आ गया। 56 तो 14 3 42 14 चौक 56, 3 संबंध 4 आए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बालक, आपका ओरल आ गया। ठीक है, ओरल आ गया। ऐसे ही कर सकते हो, और नहीं तो आपको लगाना है। देख लीजिए, देखिए 36 बटा कितना दोस्तों? 50 मान ले रहे हैं कितना? n वर्षों बाद। n इसमें भी प्लस हो गया, n का यक्स मान लीजिए, यक्स प्लस कर रहे हैं। देखिए यक्स इसमें भी प्लस हो गया दोस्तों, यक्स इसमें प्लस हो गया तो बराबर कितना आ गया? 3/4 के। ठीक है, 3/4 के। ठीक है। अब अगर आप गुणा करा दोगे, ऐसे गुणा करा दोगे, ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा दीजिए, तो इससे गुणा करा दीजिए। देखिए 4 चौका 6 चौक 24, 4 हाथ से लगा 2, 4 3 12 2 14, 144 और प्लस कितना? 4x बराबर कितना? 150 और प्लस कितना? 3x। ठीक है बालक। अब इसको इधर लेके जाओगे, x बराबर कितना? इसको इधर लेके आ जाओगे दोस्तों, कितना कि 6। हाँ, x बराबर कितना? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। ठीक है, x बराबर 6। ऐसे भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, जैसे आपको विचार करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17। देखिए 20 लड़के में से 6, देखिएगा सुनिएगा, 20 लड़के में से 6 में से प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेमी है तथा 1 मीटर 15 सेमी है। 8 में प्रत्येक की 1 मीटर 10 सेमी है तथा शेष में प्रत्येक की 1 मीटर 12 सेमी है। तदनुसार उन सबकी औसत लंबाई बताइए। तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों, होमवर्क है। अगर आप घर पे रहते होंगे होमवर्क है। और RW का मतलब रेंट वर्क। ठीक है। अगर आप किराए पे रहते होंगे, रूम किराए पे मतलब लेके रहते होंगे, तो एक का हो गया रेंट वर्क हो गया। तो जो विचार करें आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, वीडियो देखते नहीं हो का? IPL देखते हो? IPL देखने में खूब मज़ा आता है, और जहाँ मज़ा आएगा वहीं ज़िंदगी बर्बाद होगी। ठीक है, जहाँ मज़ा आता है वहीं ज़िंदगी बर्बाद होती है। और सुन लीजिए, ये जो है जिनकी CGL में पहली रैंक आई है, सुनिए, जिनकी CGL में पहली रैंक आई है, उस जो स्टूडेंट था, बताइए वो कितना महान था। उन्होंने देखा कि हमारी पहली रैंक आ गई, और सुने कोई मतलब नहीं, देखे हमारी पहली रैंक आई है CGL में, SSC CGL में। उसके बाद 1 घंटे बाद फ्रेश हुए, फर्स्ट क्लास, मुँह हाथ धोए, नाश्ता पानी किए, बैग उठाए और तुरंत चलेंगे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। और कौन सी रैंक आई थी? पहली रैंक आई थी। और यहाँ परीक्षा देने के बाद 1 महीना घर पे लेटे रहते, आराम कर रहे हैं। और भारत में सबसे बड़ी ये बात है कि परीक्षा भी जना जल्दी नहीं होता। एक साल में 2 परीक्षा दे देते हैं, एक महीना लेटे रहते, 2 महीने तो ऐसे ही उनका गायब हो जाता है।
तो बच्चों संघर्ष का देखिए, राजा तभी बनोगे जब आप कंटिन्यू संघर्ष करोगे, नौकरी तभी मिलेगी, तभी आप सक्सेस होगे, तब कंटिन्यू संघर्ष करो। संघर्ष करने से नहीं, कंटिन्यू संघर्ष करोगे तभी सफलता मिलेगी। ये नहीं कि एक परीक्षा देने के बाद 1 महीना घर पर आप आराम करिए। हाँ, तो 1 महीना जो पढ़ रहा हो वो तो आपसे आगे निकल गया। तो आप अगर अपने घर पे सिर्फ 2 दिन 14-15 घंटा पढ़ देखिए, फिर अपने आप फीलिंग देखिए कैसे आपको अलग फीलिंग होगा। हम पूरे 1 साल की नहीं बात कर रहे हैं, 2-3 दिन अगर पढ़ देखिए आपको कैसे अलग फीलिंग होगा। तो आप जो है अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे दोस्तों ना, तो एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे, वो दिन जरूर आएगा। पहले आप ईमानदारी से तो लग तो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब प्रथम अभाज्य संख्या होता है 2, दूसरी 3, 5, 7 और 11। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, उसी कहते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या पहली प्रथम अभाज्य संख्या का है 2, प्रथम सम अभाज्य संख्या का है दोस्तों 2, प्रथम सम संख्या का है दोस्तों 2, प्रथम विषम अभाज्य संख्या का है 3 है। ठीक है, अब औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। तो औसत बराबर होता है दोस्तों योगफल बटा नंबर। अब जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 10 ना, 3 2 5 5 5 10 7 17 17 10 27 1 28 28 बटा 5 5 25 5 6 30। ठीक है बालक, 5.6। ठीक है 5.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा आंसर होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, एक रेडियो का लागत मूल्य 600 रुपये है। इस लागत मूल्य पर 5% परिवहन पर खर्च को भी लिया जाता है। इसे जोड़कर यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, आपने कहीं पे गए 600 रुपये का रेडियो खरीदे, और जब उसको लेके आ रहे 5% आप जो है किस पर? परिवहन में, मतलब किराए में खर्च कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 105/100। और लाभ कितने के चाह रहे? 15%, कितना हो जाएगा? 115/100। क्लियर है बालक? अब इसको आप जब कटा दोगे दोस्तों तो एक कितना आ जाएगा? 724.50 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 724.50 रुपये बेचोगे दोस्तों तो आप 600 रुपये खरीदोगे, 5% परिवहन पे खर्चा होगा, 15% का आपका लाभ भी होगा। कब? जब 724.5 बेचोगे तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर है बालक? नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.33 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज की दर बताइए। इसका बेसिक मेथड नहीं बता रहे, बेसिक बताएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसका डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट ही बता दे रहे हैं दोस्तों, लगेगा कैसे। ठीक है, अगर आपको चाहिए भी ना तो बेसिक भी बता दें। बेसिक में क्या रखा है? कोई कुछ नहीं, लेकिन बेसिक कब का है ऐसे ही जान लीजिए। ठीक है, देखिए कोई जैसे पी हो गया, एक का हो गया दोस्तों मिश्रधन हो गया, ये 1 हो गया, एक कितना गुना है? 1.331 गुना है। ठीक है बालक? ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव हटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1000 आ गया, ये कितना आ गया? 1331 आ गया। ठीक है, अब कितने वर्ष की बात हो रही? 3 वर्ष की बात हो रही। अगर 2 वर्ष की बात होता तो यहाँ हम निकाल लेते वर्गमूल। 3 वर्ष की बात होगी दोस्तों, का निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। का निकालेंगे? घनमूल। ठीक है, का निकालेंगे दोस्तों? घनमूल निकालेंगे। यहाँ निकल का आएगा कितना दोस्तों? यहाँ निकल का आएगा 10, और यहाँ का निकल का आएगा दोस्तों 11। ठीक है, आपका मूलधन है 10 है, तो मिश्रधन है कितना दोस्तों? 11। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की। तो यही 1 यूनिट बराबर, तो रेट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? 1, और कितने पे? 10 पे, और गुणे कितना दोस्तों? 100। 0 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना आएगा? 10% आएगा। कितना? 10%। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है बालक? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो चीज़ें पहले ये समझिए, जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग इसको कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है बालक? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।